चलिए मोशन सेट करने के लिए मोहम्मद फैज खान साहब आइए, जल्दी से आइए। आइए भाई, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हाफिज गुलाम सरवर साहब, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। हमने सोचा कि आज जिनको प्लेइंग 11 में नीचे रखा गया है उन्हीं की से ओपनिंग करा दी जाए। मोहम्मद फैज खान साहब, इस विषय पर कि क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा, आपका बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। आदरणीय अंजना जी, जिसमें लचक है उसी में जान है। अकड़ तो खाक मुर्दे की पहचान है, और अकड़ चाहे ईरान में हो, हट चाहे इजराइल में हो या अमेरिका में हो, किसी का भी हो, अकड़ और हट हर व्यक्ति को ले डूबता है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं कि सबसे बढ़िया पॉलिसी भारत की है गुट निरपेक्षता और पंचशीलता की। अब मैं एक बात यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं। भारत में एक धार्मिक समूह है जो कि धर्म प्रमुख होने के नाते ईरान को अपना आइडियल मानता है। ठीक है साहब, आप ईरान को अपना आइडियल माने, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस आड़ में हमारी सेना को, हमारे प्रधानमंत्री को, देश की जनता को और भारत को आप शब्द नहीं कहिए। आप जहां का खाते हैं आपको वहीं का गाना पड़ेगा। ये नहीं खाएंगे यहां का और गाएंगे गाजा, फिलिस्तीन और ईरान का। बाकी ईरान में मानवीयता के नाते कोई सहायता की जरूरत पड़ती है, इजराइल में हम लगातार उसके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले अंजना जी, आपको मुझसे कुछ तकलीफ है तो बात कर लेती। अरे संवाद ही समाधान होता है। यदि आपको अरब देशों से कोई तकलीफ थी तो पहले संवाद तो कर लेते। आप सीधा बम मारने लग गए। इजराइल ने यदि खामनेई साहब को मारा तो अरब देश आपके आसपास हैं, उनसे संवाद कर लेते। सीधा हमला करना ईरान का अपना ही नुकसान करने के बराबर है। हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन देना अपना नुकसान करने के बराबर है। एक गॉड्समैन हुए हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कृत्य किया और जब उन्हें पकड़कर पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरा पूजा करने का यही तरीका है। बदतमीज आदमी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और चीन से ही मदद लेकर आप कौन से इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं? मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए, क्योंकि मैं भी एक भारतीय मुसलमान हूं। और मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यदि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़ाई करेंगे तो हम आपके साथ हैं, लेकिन हिजबुल्लाह, हमास और हूती को अपना समर्थन देंगे तो हम आपका समर्थन नहीं कर सकते। भाई अपनी अपनी टीम के लिए आप लोग तालियां बजाए कीजिए, जोश बढ़ाइए। गुलाम सरवर साहब, क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सबसे पहले तो हमारे पैनलिस्ट फैज भाई पूरे 2 मिनट में बाउंड्री से बाहर रहे, बाउंड्री के अंदर आए ही नहीं। सब्जेक्ट ये है कि क्या ईरान का हट उसको ले डूबेगा। मैं समझता हूँ ये ईरान का हट है ही नहीं, ये ईरान का एक क्लियर पोजीशन है। और फैज भाई को पता नहीं चिट्ठी ईरान ने क्यों नहीं लिखी, मुझे ये बात पता नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पहले बता देना चाहिए था सऊदी को, कतर को, बहरीन को, ओमान को, मस्कत को, अबुधाबी को, दुबई को, सबको पहले एकदम बता देना चाहिए। बैठ के मीटिंग कर लेनी चाहिए, उनके साथ नाश्ता भी कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता। अरे भाई, ईरान क्लियर शुरू से कह रहा है, बार बार कह रहा है, ये आप उसका हट कह रहे हैं या उसको उसकी पुरानी रट आप कहिए, इसको हट नहीं कहिए, पुरानी रट है। क्लियर लाइन है ईरान का कि भाई हम इस क्षेत्र में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो इजराइल ने बैलेंस बिगाड़ा है अमेरिका की शह पे, और आज जब हम आपके आज तक पर बात कर रहे हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कहूंगा दिन तो नेतन्याहू भी कहेंगे दिन, मैं कहूंगा जंग बंद तो नेतन्याहू भी कहेंगे जंग बंद। दैट मीन्स अमेरिका ही खलनायक है असल। इसका मतलब पर्दे के पीछे अमेरिका, अमेरिकी बेसेस और अमेरिका के हितों पर अगर ईरान नहीं करेगा चोट तो फिर ईरान क्या करेगा, आप इसको बता दें जरा। इसलिए मैं ये मानता हूं, मेरा अपना ये मानना है कि ये ईरान का हट नहीं है, ये ईरान का रट है जो बार बार वो रट रहा है। लेकिन अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो ये मेरी गलती है, हमें समझना चाहिए। चाहे वो मानवीय दृष्टिकोण हो या लीगली अगर बात हो या फिर सोशल आप कुछ कहना चाहते हैं, हर हाल में ईरान के तमाम पक्षों का हम इसलिए समर्थन करते हैं कि ईरान ने इस जंग में कहीं भी शुरुआत नहीं की है। आज भी वो सिर्फ डिफेंस कर रहा और ओनली डिफेंस कर रहा। वाह, जबरदस्त, दोनों ने एकदम ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छी पारी खेली।
नहीं, मुझे पता था आप माना नहीं आपका दिल। मानेंगे इसलिए नहीं भाई, जब मैं कह रहा हूं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, संवाद किए बिना किसी देश पर हमला करना, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये तो सोचिए, आप ईरान का पक्ष ले, मैं भी ईरान के पक्ष में हूं मानवता के नाते, लेकिन संवाद क्यों नहीं करते, डायलॉग क्यों नहीं करते? मेरे कहने का ये अर्थ, इजराइल ने मारा ना, आप जाके अरब से बात करते, बहरीन से बात करते, आप जाके कुवैत कतर से बात करते। अरामको में मार रहे हैं, अरामको सबसे बड़ी तेल कंपनी दुबई एयरपोर्ट पर मार रहे हैं। भाई आपका ही नुकसान होगा इस बात को। छोटा सा रिबटल, फिर आप दोनों प्रस्थान कीजिए। संवाद के लिए सारे लोग जानते हैं, 4 लोग बैठे हैं, कहां बैठे हैं, संवाद कितना डिरेल है, किसको मीडिएट करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। भारत के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए तो चिंता का विषय यह है कि मतलब बंदर के हाथ में नारियल, आप पाकिस्तान को कह रहे हैं मीडिएट करने के लिए। पहले तो अमेरिका पर सवाल है, उसको हम मध्यस्थता के लिए भारत का चयन करना चाहिए था, उसको मध्यस्थता के लिए किसी और देश को चुनना चाहिए था। जिस देश पर आतंकवाद का आरोप लगातार लग रहा है, आतंकवाद के पोषण का आरोप लग रहा है, उस देश को आप मध्यस्थता के लिए नियुक्त करते हैं। बहुत अच्छा टाइम दोनों का हो गया। चलिए, आप दोनों ने बहुत अच्छा बोला। आप थामिए, अभी रिबटल राउंड मिलेगा। मेजर जनरल के सिन्हा और अभय दुबे जी जल्दी से आ जाइए। तो चलिए, मेजर जनरल के सिन्हा, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। जो विषय है थोड़ा बेईमानी है। क्या ईरान की हट उसे ले डूबेगा? इसके 2 पहलू हैं, इसको समझिएगा। जो उसने 7 अक्टूबर में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हमास, हुल्ला, हूती, ये उसको लू डूबेगा। और ये प्रधानमंत्री ने इजराइल के पार्लियामेंट में कहा था कि हमास और भारत इसी पे खड़ा है। मैं भारत की तरफ से बोल रहा हूं। मगर दूसरी चीज, क्या उसका जो है हट अभी दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से वो पूरी दुनिया को ही ऊपर ले जाएगा, मेरा यह मानना है। क्योंकि वो एक कहते हैं कि आप खड़े होते हैं हेजेमोनिक बिहेवियर में। तेल और चीन इरादा है अमेरिका का कूदने में ईरान का, और वो जिस तरह से खड़ा आज हुआ है, जिस तरह से आज की ये 24 जो हुई है 28 फरवरी के बाद, ईरान की स्टैंड एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं मिलिट्री से बिलोंग करता हूं। एवरीथिंग इज फेयर, लव इन वॉर। यदि आप हमारे पे हमला करेंगे, हम उन चीजों में हमला करेंगे चाहे कोई हो। तो मैं मानता हूं उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू में ईरान इज रॉन्ग और उसको ये हट धर्म छोड़ना पड़ेगा। आज भी नहीं छोड़ रहा है वो। जो आतंकवाद है उसका एपिसेंटर यदि आप बन कर निकलेंगे, पाकिस्तान होता था, आज उसकी आदि। और मेरे ख्याल से आज आने वाले समय में ईरान की पूरी सत्ता रिजीम इस चीज को जान चुकी है। हां, उससे कैसे एग्जिट करेंगे आपके ऊपर। मेरे ख्याल से एक 15 पॉइंट में 1 पॉइंट ही सही है, और वो मांगते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो आप सपोर्ट करते हैं, इसको छोड़िए। और मैं मानता हूं ये हट धर्म उनको छोड़ना होगा। दूसरा, जो हट धर्म आपने अपनाया है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। ठीक है, वाह, जबरदस्त। भाई यहाँ पर टीम लीडर थोड़ा हिचकोले खा रहे हैं, दोनों तरफ के हिचकोले वो खा रहे हैं। दिलचस्प है, ठीक है सर। चलिए अभय दुबे जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सभी दोस्तों, आपने अब तक जितने वक्ताओं को सुना, एक बात स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहता हूं। आपके गले में लाल दुपट्टा, आपके गले में नीला दुपट्टा और कुछ सफेद दुपट्टे वाले। क्या हम अमेरिका के नेतृत्व को लाल दुपट्टा प्रतिबिंबित करता है? क्या ईरान के समर्थक होने को नीला दुपट्टा प्रतिबिंबित करता है? क्या न्यूट्रलिटी को लेकर सफेद दुपट्टा प्रतिबिंबित करता है? आज हम सबके गले में भारत के तिरंगे का दुपट्टा होना चाहिए, और मैं इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं। इन्होंने कहा कि हम न्यूट्रलिटी में विश्वास रखते हैं, बिल्कुल, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लोग हैं। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री से मुझे शिकायत है, जो इजराइल में जाके कहते हैं कि हम इजराइल के साथ फर्मली, फुल कन्विक्शन के साथ एट दिस मोमेंट एंड बियॉन्ड खड़े हैं, और उसके 36 घंटे के अंदर ये युद्ध का शंखनाद वो कर देता है। या तो भारत की सरकार को धोखे में रखा गया, या भारत की सरकार के नेता, हमारे नेता प्रधानमंत्री जी ने इस देश को धोखे में रखा, क्योंकि 1 करोड़ लोग उस मिडिल ईस्ट में हमारे रहते हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ जानते हैं आप? किस बात को लेकर शुरुआत हुई थी? 3% इस एनर्जी का सप्लाई सिर्फ ईरान करता था इस युद्ध के पहले। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि आज अमेरिका, इजराइल ने इस युद्ध के बाद उसको 20% एनर्जी का हकदार बना दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से पूरे विश्व का
की 20% एनर्जी निकलती है और वो उसका मालिक बन बैठा है। तो ना तो ईरान का वहां इख्तियार को हम स्वीकार करते हैं, ना अमेरिका के इस व्यवहार को हम स्वीकार करते हैं, ना इजराइल के। और अमेरिका और इजराइल नहीं कहूंगा, वहां के नेता कहूंगा मैं। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में ना तो नेतृत्व है, ना उनका निर्णय ठीक है, ना उनकी नीयत है और ना उनकी नीतियां ठीक है। आपने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या किया प्रधानमंत्री? आप जब सरकार में आए थे तो 3 हमारे एसपीआर थे, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व थे। उसके बाद आपने एक भी नहीं बनाया जो आपको विरासत में मिले थे प्रधानमंत्री जी। आज आपने ये स्थिति कर दी कि विश्व गुरु बनते हैं। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, गजब। पूरे देश में अरे हो गया, बहुत अच्छा बचा। कोई सवाल है आपका? अभय जी, एक चीज बताइए, आपके विचार से अगर यूएसए को या ट्रंप साहब को या नेतन्याहू साहब को लगता है कि भारत का रिजीम सही नहीं है या चीन का रिजीम सही नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है, तो क्या उनको वो रिजीम चेंज करने का इख्तियार है? क्योंकि जो ईरान पर हमला किया गया उसकी जो पहले वजह बताई गई कि वो ईरान का रिजीम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, एक सवाल मेरा भी है, आप लोगों का है गीता? पूछे सर, तीनों सवाल पूछ लीजिए, एक साथ ही जवाब। अंजना जी, आपने जो विषय रखा है, हाँ। जरा एक तो विषय दोहराएंगे आप, जिसे समझ। क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा? जो वो जो बाकी खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है, या आराघची कह रहे हैं कि हमको युद्ध विराम नहीं चाहिए, हम अमेरिका पर विश्वास है। क्या ईरान का हट उसको ले डूबेगा? सब्जेक्ट है। अभी तक मेरे हिसाब से किसी ने इस पर कोई बात नहीं की। एकदम सही कहा है सर आपने। पहली बात, ताली बजाइए। सर एक मिनट, अब आपका टाइम खत्म हो गया, अब आप सुन लीजिए जरा। हाँ। एक तो पहला सवाल जो था उसका जवाब अभी तक किसी ने सही तरीके से नहीं दिया है। दूसरा सवाल मेरा सब पैनलिस्ट से ये है, हाँ। कि एक लड़ाई में पुरानी कहावत है, हाँ। कि देयर इज नो रनर्स अप इन वॉर। लड़ाई में कोई रनर अप नहीं होता। क्या नहीं, जैसे एथलेटिक में नंबर 1 पोजीशन आ गई, नंबर 2 पोजीशन आ गई, नंबर 3 पोजीशन आ गई। लड़ाई में या तो आप विनर हैं या लूजर हैं, कोई गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं है। बिल्कुल। तो मैं स्पीकर्स जितने हैं आपके, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस पर अभी इन्होंने कोई जिक्र किया नहीं है, कि इस लड़ाई में विनर कौन है और लूजर कौन है। इसका जवाब मुझे सुनना है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि इसमें लड़ाई में विनर कौन हुआ और लूजर कौन हुआ। गीता, बस ये सिंपल क्वेश्चन। आई एग्री विद जनरल सर हियर कि किसी ने मुद्दे पे बात नहीं की। क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा या नहीं? आई जस्ट वांट एन आंसर। क्या जिद ले डूबेगा या नहीं? ये जिद है या डिग्निटी? ठीक है, एक मेरा छोटा सवाल है, वो भी ऐड कर लीजिएगा। एक बार एक नैरेटिव चलाया गया विपक्ष की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इजराइल गए तो उनको बेंजामिन नेतन्याहू ने बता दिया, क्योंकि आपने भी कहा कि क्या उन्होंने देश को इस युद्ध के बारे में अंधेरे में रखा। तो पहले आप लोग कहते थे कि ट्रंप यहां सुलह करवा रहे हैं सीज फायर पे, अब ट्रंप मोदी से पूछ के अटैक कर रहे हैं, मोदी को बता के नेतन्याहू बता के अटैक कर रहे हैं। मतलब आपका क्या कह रहे हैं आप? ऐसा विश्व में आपका समय दे देते हैं आपको इस बार, 1 मिनट कर। अच्छा ठीक है, बोलिए। विश्व में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, अगर किसी देश के प्रमुख के जाने के 36 घंटे बाद युद्ध होता हो, तो या तो वो सरकार को इस बात की आलोचना करनी चाहिए थी कि हमको अंधेरे में रखा, क्योंकि हमारे 1 करोड़ लोग उस मिडिल ईस्ट में रहते हैं। 12 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस में से 60% हिस्सा हमारा आता है। मैंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की सीना साहब। मैं पूछना चाहता हूं मेरे देश की सरकार से कि ये बताइए, ट्रंप ने कहा कि ईरान से आप क्रूड ऑयल लेना बंद कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी आपने बंद कर दिया। आपने कहा रशिया से लेना बंद कर दीजिए, आपने बंद कर दिया। आपने कहा चाबार छोड़ दिया। जवाब ही नहीं दे रहे, जजेस भी कह रहे हैं सर। सर ये तो रोज 6 बजे आप बोलते ही हैं ये सब। देखिए, मेरी ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कम से कम रोक मत लगाइए। अगर मैं सरकार की समालोचना कर रहा हूं, तो ये मेरा हक है। मैं नहीं चाहता, मैं इस डिबेट को जीतने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने देश का पक्ष रखने के लिए आया हूं। सिर्फ 2 दस्तावेज दिखाना चाहता हूं। अगर मैंने ये आरोप लगाए हैं तो ये 2 दस्तावेज हैं। जब ईरान के विदेश मंत्री 2012 में 8 मई को हिंदुस्तान आते हैं और हिलेरी क्लिंटन आती है ये संदेश लेकर भारत में कि आप ईरान से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दीजिए, तब हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि किसी भी प्रकार का, एक पत्रकार ने पूछा, मैं इस चैनल पर उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, 2 पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल तय करती है कि किस देश पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये उनके सम्मुख कहा हमारे भारत की सरकार ने। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी और ये सरेंडर सरकार हर मोर्चे पर अगर सरेंडर करती है तो मेरा हक है। मैं डिबेट जीतने के लिए नहीं, देश का पक्ष रखने के लिए। सब्जेक्ट पे तो बोलिए भाई साहब। अगर डिबेट का मुझे ये बताइए,
क्या अमेरिका का ईरान पर नियंत्रण भारत के पक्ष में है? आप कहते हैं ईरान अपनी हठधर्मिता छोड़े, तो क्या यह बात अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए नहीं सही है? क्या यह लड़ाई सिर्फ पेट्रो डॉलर की लड़ाई नहीं है? आपने कहा कि हम उनका जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, ये तो जून में 25 में भी आपने जवाब दिया था। सर, जवाब मिल गया, हम लोगों को मिल गया तबाह सर। कर दिया, सर, हमने मिल गया, तबाह कर जवाब दिया। मिल गया। तो ना ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा ठीक है, ना इजराइल और अमेरिका का व्यवहार ईरान के साथ ठीक है। आप भविष्य के भारत को ये एक रास्ता तय करना पड़ेगा, और अब वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज होगा इस युद्ध के बाद, याद रखिएगा। तो तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आइए आशुतोष जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब देखिए आप लोग क्लोजिंग टच देने आ रहे हैं, प्लीज विषय पर रहिएगा। क्या ये हट उसे ले डूबेगा? इस विषय पर बोलने का हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नहीं, निश्चित तौर पर अंजना जी, इसमें कोई संदेह नहीं है और दुनिया को बहुत साफ साफ दिख रहा है। मुझे लगता है दुनिया से ज्यादा ईरान के लोगों को ये दिख रहा होगा। और जब हम ये बात करते हैं कि ईरान को उसका हट ले डूबेगा, तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। जैसे अभी एक फैक्ट ही गलत रखा गया कि 20% जाता था ईरान, अब उसका कब्जेदार हो गया। फैक्ट ये है कि 100 जहाज गुजरते थे तो आज 5 जहाज गुजरते हैं, तो कहां रह गया भाई? कम से कम फैक्ट की बात कीजिए। किसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ? दुनिया के दूसरे देशों का भी, लेकिन ईरान का भी नुकसान हुआ। ईरान की टोटल इकोनॉमी में 25% है जो ऑयल इकोनॉमी है, उससे जो इतर 75% इकोनॉमी थी, उसका कोई लेने देने वाला नहीं। 10,000 से ज्यादा इमारतें खत्म हो गई। कितने लोग मरे हैं, ये तो जब बाद में फॉग ऑफ वॉर खत्म होगा तब समझ में आएगा। वहां के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां के लोगों के एक तरह से उनके जीवन से जुड़े हुए थे, वो सब के सब ध्वस्त होते जा रहे हैं। ईरान ने अपने आसपास के हर पड़ोसी देश को अपना इतना पक्का वाला दुश्मन बना लिया है, फिर वो कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, सबके यहां जरूर अमेरिका के बेसिस से, लेकिन उनमें से कोई भी ईरान के ऊपर हमला ना तो कर रहा था, ना तो करने की नीयत थी, क्योंकि वो दुनिया के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिखते हैं। वो दुनिया के लिए पैसा लगाने की सबसे अच्छी जगह दिखते हैं। और कमाल की बात यह कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान तो उसने तो हमला किया नहीं था 28 फरवरी को, कोई 7 अक्टूबर की याद दिलाता है जो हमास के लोग घुसकर इजराइल में जो मारते हैं। लेकिन उससे भी पीछे जाइए ना, जिसने पूरी की पूरी पर्शियन सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया, जिस पर्शियन सिविलाइजेशन के साथ भारत का रिश्ता है, वो ये सिविलाइजेशन नहीं है भाई, वो ये इस्लामिक सिविलाइजेशन नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं, ईरान ले डूबेगा सिर्फ अपने को नहीं, ईरान ले डूबेगा उस गल्फ के पूरे चमकते हुए स्पेक्ट्रम को, जिसको लेकर दुनिया में कहा जाता है कि ये एक मॉडल है। वो मॉडल ध्वस्त होने जा रहा है। निश्चित तौर पर उसका बुरा परिणाम भारत सहित हर देश पर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा उस ईरान में जहां महसा अमीनी 2022 में गायब हो गई। आज तक पता नहीं चला, दुनिया के सारे मानवाधिकार के लोग, सारे नारीवादी लोग गायब हो गए। चलिए वो भूल गए, तो 2026 में अभी प्रोटेस्ट कर रही थी मलिका अजीजी, उसको तो याद कर लीजिए। ईरान सबसे ज्यादा अपने लोगों के ऊपर बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आपके विषय पे बोलने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, जहां कहीं भी दुनिया में धर्म आधारित राजनीति हुई है, उस देश का बंटाधारी हुआ है। वो चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, बाकी का मैं टेस्ट छोड़ देता हूं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है बातचीत नहीं हो रही, क्या दुनिया 1945 के विश्व युद्ध के पहले की स्थिति में जाना चाहती है, जहां माइट इज राइट। अगर मेरे पास ताकत है तो मैं किसी दुनिया के किसी कानून को नहीं मानता, मैं वेनेजुएला में घुसूंगा और उसके बाद वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके उनकी पत्नी के समेत लेके आ जाऊंगा। अगर मेरे पास ताकत है तो मैं ईरान के अंदर घुस जाऊंगा और ईरान के अंदर घुस के उनका जो सुप्रीम लीडर है उनका कत्ल कर दूंगा। क्या इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर यह नहीं रुका तो फिर दुनिया अगले तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार है, जंगल राज पूरी तरीके से आ जाएगा। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि जब जून के महीने में हम अमेरिका से बातचीत कर रहे थे, तब आपने बातचीत पूरी तरीके से छोड़ के हमारे पर हमला कर दिया। जब फरवरी के महीने में हम बातचीत कर रहे थे और 3 शर्तें हम मानने के लिए तैयार थे कि हम अपना परमाणु जो हथियार है उसको पूरी तरीके से सरेंडर कर देंगे, हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको हम उसके लिए हम तैयार, उसकी एजेंसी जाके वहां चेक कर ले। ईरान कह रहा कि भाई हम बातचीत कर रहे थे, हम टेबल पे थे और आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया। आज क्या गारंटी कि मैं आपकी बात को मान लूं, कल आप मेरे ऊपर हमला नहीं करोगे? इसकी कौन गारंटी देगा? क्या कोई गारंटी देगा? कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। वो यही तो कह रहा है कि हम इस युद्ध के एग्रेसर नहीं है, हम विक्टिम है इस युद्ध के। और एक बात समझना पड़ेगा, जो रोल इजराइल की बहुत तारीफ करते हैं, उनको मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं, नकबा।
नकबा वो शब्द है 1936 के आसपास, जब फिलिस्तीन के गांव उजाड़ दिए गए, बड़े पैमाने पर लोगों का कत्ल किया गया। लोग भूल जाते हैं इस बारे में। जरा याद रखिएगा, आज अगर अमेरिका को इजराइल को इजाजत दे दी गई तो कल हिंदुस्तान में भी यही होगा। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के क्लोजिंग बैट्समैन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो? मेरे मन में आज जज साहब से एक सवाल। ठीक, जज साहब से सवाल पूछो। सर विषय पे तो रहा ना? जी बिल्कुल। गुड वन। नतीजे का इंतजार कीजिए ना, जल्दी नतीजे का इंतजार कीजिए। I have अब a जजेस के question. साथ Can I प्लीज just- पूछिए और फिर छात्रों के क्वेश्चन लिए फॉर हर्षवर्धन हियर। आपने कहा कि कोई ईरान को नुकसान हुआ है इस पूरे जंग में ऑयल को लेकर, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी तक ईरान अनसैंक्शन था। इस युद्ध के बाद ईरानियन ऑयल अनसैंक्शन हो गया, तो कैसा नुकसान हुआ? नहीं, मुझे लगता है गीता जी आप तो चूंकि इकोनॉमिक और एक्सटर्नल अफेयर्स के मामलों को जानती हैं, तो इस सवाल की मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। 5% अब टोटल वहां से जो शिप गुजरता है, जितने भी केपलर हैं दूसरे हैं, सब पे 5%, यानी 100 गुजरता था तो 5। उसके कौन खरीदार हैं? अभी भी उसका खरीदार चाइना है, पहले भी उसका खरीदार चाइना था। आप उस डेटा पर जाएं तो ईरान जो तेल बेचता था आज उससे लगभग 60%, मतलब 100 बेचता था तो 60 ही बेच रहा है। ऑन द हाई सीज जितना भी ईरानियन ऑयल है अब वो लीगली बिका है इन चाइनीज युआन, तो ईरान नुकसान में नहीं है। ईरान का आपका जो ब्लैक में बिक रहा था अब इट इज कोशर। आयरॉनिकली आई एम यूजिंग द वर्ड कोशर। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ मैम मेरा देखिए, सवाल मुझे लगता है कि इस पूरे ठीक है, एक युद्ध सेकंड में रुक जाइए आशुतोष जी। आप ही दोनों खड़े हैं, जल्दी से। मेरा सवाल उनसे था, आपने कहा ईरान खुद को डिफेंड कर रहा है। दुबे जी से? हाँ नहीं वो जो सबसे, सरवर साहब से। अगर ईरान खुद को डिफेंड कर रहा, मतलब खाड़ी देशों पर हमला और हार्मुज स्ट्रेट दक्षिणी एशियाई देशों के व्यापार को प्रभावित करना, अगर ये डिफेंड कहा जाता है तो उसका अटैक क्या होगा? अटैक किसको कहते वाह, हैं? क्या बात है, बहुत अच्छा। इधर से बीच से कोई शांति प्रिय पक्षी जो है, जितने शांति प्रिय पक्षी हैं, कोई सवाल नहीं है आपके मन में? कोई सवाल नहीं आ रहा आप लोगों के नीले हिस्से से? वाह, आज तो गजब ही है। तो मैं ही एक सवाल जोड़ देती हूँ कि ईरान की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग विदाउट टेकिंग साइड्स फैक्ट्स पर बात करते हैं, करोड़ रुपए का नोट छापना पड़ रहा है जिसका वैल्यू 713 रुपए है। चावल, दाल, एक एक चीज की कीमत, मतलब आम ईरानियों के एक्सपेंस पर आप इस युद्ध को आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि आपको अमेरिका को सबक सिखाना है, खाड़ी देशों पर हमले कर रहे हैं, हॉर्मुज को हथियार बना रहे हैं। जवाब दीजिए। अंजना जी, मुझे लगता है कि आपका सवाल बुनियादी तौर पे गलत है, क्योंकि यहां ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला नहीं किया, यहां ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया। और किसी भी, ये दुनिया का पहला सिद्धांत है सेल्फ डिफेंस। आप मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, मैं क्या करूं? अपनी गर्दन कटवा दूं? नहीं, दूसरे की नहीं काटेंगे ना। एक सेकंड, काउंटर है सर। जैसे जो उस बच्चे ने बोला, ठीक है आप मेरी गर्दन काट रहे तो मैं आपकी काटूंगी ना। सॉरी, इधर। हाँ, मैं उसका तो नहीं काटने लगूंगी, तू इधर आ, तेरा गर्दन काटना है। आप मेरी ये उसका सवाल था। आप मेरी गर्दन काटना, अगर आप मेरा काटेंगे तो मैं फिर देखा सहर्ष जाएगा। अपनी गर्दन आपके सामने मेरे- रखूंगा। मेरे- Can I come in over here? Can I just please आशु, अटैक का ऑपोजिट डिफेंड नहीं होता है, अटैक का ऑपोजिट होता है रिटेलिएशन इन जियोपॉलिटिक्स, और ईरान रिटेलिएट कर रहा है। पर किसको? डिफेंड नहीं कर रहा। यूएस बेसिस, यूएस को नहीं कर सकता ना, तो यूएस को ही कर रहा है। मैं सवाल का जवाब दे दूं? होटल में वो फिर भी कह रहे हैं, मैं सवाल का होटल में जवाब फिर भी कह रहे हैं कि भाई होटल में आर्मी मैं चली सवाल गई का है, जवाब दे दूं? पर ऑयल रिफाइनरी में कौन सी अमेरिकन मैं आर्मी सवाल का बैठी है? जवाब, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि 6 मार्च को बड़ा खुलासा होगा, और यह भी कहा था कि ईरान जो है अमेरिका की तीनों शर्तें मान गया है। जब तीनों शर्तें मान गया, उसके बाद आपने ऊपर क्यों हमला किया? और दूसरी बात है, ईरान को मालूम है कि वो कभी भी अमेरिका की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ना उसके पास वो टेक्नोलॉजी है, ना उसके पास वो डिफेंस आर्मामेंट है, ना उसके पास वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। एक कमजोर क्या करेगा? वो अपने डिफेंस के लिए जान दे दे, वो पूरा मुल्क सरेंडर कर दे। क्या ये चाहते हैं आप लोग? जब सऊदी अरेबिया के मिलिट्री बेस से, यूएई के मिलिट्री बेस से, कतर के यूएई बेस से, कुवैत के मिलिट्री बेस से अगर उसके ऊपर हमला होगा तो क्या जवाब नहीं देगा? वो रिटेलिएट नहीं करेगा? वो रिटेलिएट, वो क्या कह रहा? वो यही तो कह रहा कि मुझे ये गारंटी दीजिए आप लोग कि मेरे ऊपर आगे हमला नहीं होगा। यही तो कह रहा वो। आप बार-बार मेरे घर पे हमला करते रहे, और मैं बोलूंगी भी नहीं, मैं बोलूं भी नहीं, मैं पत्थर भी नहीं मारूं। नहीं, किस पे मारेंगे? कहाँ का सिद्धांत है? नहीं, आप किस पर मार रही हैं तो पूछा जाएगा ना। नहीं, चिल्लाने से नहीं होगा आशुतोष जी। कहाँ का सिद्धांत है? किस पर मारेंगे मुझे ये तो पूछना होगा ना। कहाँ अरे का भाई, सिद्धांत यूएसएस है ये? इब्राहिम लिंकन है, उस पर अटैक कीजिए ना। आप कहते हैं कि उस पर मेरा मिसाइल जा रहा है, जाके कीजिए। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं, आप सभी के पास ऑप्शन है। अगर किसी को अपना गमछा बदलना है इससे पहले कि रिबटल राउंड शुरू करें।